Good afternoon students. क्लास 12th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन दैट x + y - z = 0, x - 2y + z = 0, 3x + 6y - 5z = 0। स्टूडेंट, ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन दैट है। इस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पिछले लेक्चर में हम ट्रिवियल सॉल्यूशन हम निकाले थे। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन पर हम ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन given that x plus y minus z is equal to 0, x minus 2y plus z is equal to 0, 3x plus 6y minus 5z is equal to 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एडिट करेंगे। x plus y minus z is equal to 0, x minus 2y plus z is equal to 0, 3x plus 6y minus 5z is equal to 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इक्वेशन can be compared general system of homogeneous linear equation. We get the value of a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 and d1, d2, d3। इस इक्वेशन को हम जनरल होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3 का मान मिल जाएगा। इसको इतना काम करेंगे पहले। तो we know that a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। ये इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? सेकंड। अब क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड we get तो क्या मिलेगा? a1 का वैल्यू a1 इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a1 है, इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है। तो a1 की वैल्यू क्या होगी? 1। ऐसे ही a2 का कोएफिशिएंट यानी 1 हो जाएगा। यहां से a3 का कोएफिशिएंट 3, a3 का कोएफिशिएंट 3, b1 is equal to 1, b2 is equal to -2, b3 is equal to 6, ठीक है ना स्टूडेंट? c1 is equal to -1, c2 is equal to 1 और c3 is equal to -5। d1 is equal to d2, d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to 0। स्टूडेंट, जब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर कर दिए हैं तो a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3 का मान निकल गया है। इन अदर वर्ड में we put the value of a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 in equation second, we obtain equation first।
ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कंपेयर करते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 का मान निकालने के लिए। जब इसका मान निकल जाएगा तो हम आसानी से डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। ये इसमें करते हैं। अब एक ऐसे मान निकला है स्टूडेंट, देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ A1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, A1 = 1 हुआ। x का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ A2 है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो A2 भी 1 हो गया। x का कोएफिशिएंट A3 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, A3 जो है 3 है। ऐसे हर वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 का मान निकल जाता है। D1 D2 D3 का मान कैसे निकलता है? कांस्टेंट टर्म है। देखिए सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड में कांस्टेंट टर्म क्या है? D1 D2 D3 और इक्वेशन फर्स्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है? 0 0 0। सो स्टूडेंट D1 D2 D3 का मान 0 है। इस तरीके से मान फाइंड आउट हो गया। अब फर्दर स्टेप में क्या करेंगे? फर्दर स्टेप यानी आगे का जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हम D कैलकुलेट कर लें, D1 कैलकुलेट कर लें, D2 कैलकुलेट कर लें, D3 कैलकुलेट कर लें। इसके बाद हमको पता चल जाएगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम का है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम का है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो 3 तरह का सॉल्यूशन मिलता है कंसिस्टेंट सिस्टम पर। कौन कौन से 3 सॉल्यूशन है? अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो 3 तरह का सॉल्यूशन मिलता है। पहला ट्रिवियल सॉल्यूशन बनेगा, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, तीसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनेगा। तो अगर कंसिस्टेंट सिस्टम का है तो 3 तरह का सॉल्यूशन पाते हैं। फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम का है तो 3 तरह का सॉल्यूशन मिलता है। पहला सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन, तीसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन्हीं में से सर्च करते हैं। तो मैं वहां लिखवाया भी हूं कि सिस्टम कंसिस्टेंट होने के लिए क्या क्या शर्त है। अगर कंसिस्टेंट सिस्टम है तो यूनिकनेस के लिए क्या शर्त है, इनफाइनाइटली मेनी के लिए क्या शर्त है। बल्कि मैं होमवर्क में मैं दिया ही था ये प्रॉब्लम कि इसकी कंसिस्टेंसी राइट डाउन करिए, तो आप लोग लिखे नहीं हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि किस कंसिस्टेंस का है। अगर कंसिस्टेंट का है तो उसका सॉल्यूशन चेक कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे काम करते हैं। तो पहले D1 D2 D3 कैलकुलेट कर लें। चलिए स्टूडेंट पहले कैलकुलेट किया जाए। D is equal to determinants. D is equal to determinants A1 A2 A3 यानी 1 1 3 हो गया। B1 B2 B3 1 - 2 6 हो जाएगा। 1 - 2 6 हो गया। और क्या है? C1 C2 C3 -1 1 -5 है। -1 1 -5। स्टूडेंट इस डिटरमिनेंट्स का मान निकालेंगे कैसे? एलिमेंट्री कॉलम का इस्तेमाल कर देंगे। तो एलिमेंट्री कॉलम का इस्तेमाल करिए। जब कॉलम का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट देखिए कैसे करेंगे। C1 ट्रांसफॉर्म C1 + C3 कर दीजिए, C2 ट्रांसफॉर्म C2 + C3 कर दीजिए। तब देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया D = डिटरमिनेंट्स, ये आपका हो जाएगा 0 2 -2 और ये 0 -1 1 -1 1 -5। स्टूडेंट अब -1 के करस्पॉन्डिंग इसका माइनस ले लेंगे, -1 के करस्पॉन्डिंग इसका माइनस ले लेंगे। चलिए ले लिया जाए। तो -1 रो कॉलम छोड़िए तो 2 -2 -1 × 0 ये 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, D का मान 0 हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट्स D1 कैलकुलेट कर लीजिए। D1 कैलकुलेट करिए, फिर D2 करिए, फिर D3 करिए। देखिए क्या कंडीशन बनता है। D1 कैलकुलेट किया जाए स्टूडेंट्स। D1 = डिटरमिनेंट्स। अब इसका
सेकेंड टर्म 0 0 0, 1 माइनस 2 6, माइनस 1 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि कॉलम के हर एक एलिमेंट 0 है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अगर किसी डिटर्मिनेंट का कॉलम के हर एक एलिमेंट 0 होता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। पढ़े हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स? तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स से d1 0 हो गया, ऐसे ही d2 भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 1 3, 0 0 0, माइनस 1 1 माइनस 5 आल्सो 0। ठीक है ना? फिर ऐसे ही d3 कैलकुलेट कर लीजिए। d3 1 1 3 और ये 1 माइनस 2 6, 0 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, d3 भी 0 हो गया। अब क्या करेंगे? सिंस d इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0, ये टोटल 0 हो गया स्टूडेंट। हो गया ना 0? जब ये टोटल 0 हो गया तो यही तो कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? ये कंडीशन है, अगर इस टाइप का कहीं बन रहा है रिलेशन तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम का है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। मैं लिखवाया था पिछले लेक्चर में, तो ये रिजल्ट आपको याद है होगा। ये कंसिस्टेंट सिस्टम का है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। क्या लिखेंगे अगला स्टेप? सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज consistent in this case system of homogeneous linear equation which gives infinitely many solution. In this case system of homogeneous linear equation which gives infinitely many solution. Many solution. ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन कैसे आप लिख पा रहे हैं? मैं कंसिस्टेंसी बताया था स्टूडेंट्स। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल है तो d 0 हो जा रहा है, d इज इक्वल टू 0, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 आल्सो 0, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इन दिस केस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच गिव्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये मैं लिखवा चुका था स्टूडेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब रिजल्ट याद रहेगा तो उसी रिजल्ट का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखिए ये जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व किए हैं। तो d इज इक्वल टू d2, d इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। जब 0 आ गया तो ये सिस्टम किसका बना? सिस्टम इज कंसिस्टेंट। इन दिस केस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन व्हिच गिव्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब चलिए इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट करते क्या है, हम z को किसी नए न्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसके सिस्टम ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकालने के लिए करते क्या है स्टूडेंट, z को न्यू पैरामीटर में हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए z इज इक्वल टू k, तो किन्हीं दो इक्वेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। आपकी इच्छा, मैं फर्स्ट सेकंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप सेकंड थर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट थर्ड का भी इस्तेमाल कर रहा है हो जाएगा। जैसे आप इक्वेशन लेंगे स्टूडेंट, उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन आपका बनेगा। तो
तो प्राय यही कोशिश करिएगा, जो आप दो इक्वेशन ले रहे हैं ऐसे दो इक्वेशन को लीजिएगा जिससे आपका जो कैलकुलेशन हो वो थोड़ा इजी हो जाए। जैसे आप फर्स्ट सेकंड को लेकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा, और अगर आप सेकंड थर्ड को लेकर सॉल्व करेंगे थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, आप कौन सा चॉइस करते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स, जो आप वेरिएबल मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका इस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन पर हम इनफिनिटली मिनी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो मैं z इज इक्वल टू k मान रहा हूं, आप x इज इक्वल टू k मान सकते हैं, y इज इक्वल टू k मान सकते हैं। मतलब तीनों वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को हम न्यू पैरामीटर दे देते हैं और बाकी के एनी टू इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं लेकर के, ठीक है ना स्टूडेंट। चाहे आप फर्स्ट सेकंड को लेकर सॉल्व करें, चाहे सेकंड थर्ड को लेकर सॉल्व करें, चाहे आप फर्स्ट थर्ड को लेकर सॉल्व करें, आपकी इच्छा पर डिपेंड है। और जो आप मान रहे हैं, हम यहाँ मान रहे हैं लेट अस एज्यूम दैट z इज इक्वल टू k, आप x इक्वल टू k भी मान सकते हैं, y इक्वल टू k भी मान सकते हैं। तो जैसे आप स्टूडेंट आप एज्यूम करेंगे, एज्यूम मतलब मानना होता है, उसी को हम एज्यूम कहिए या लेट कहिए, ठीक है ना। तो आप लेट x इक्वल टू z भी एज्यूम कर सकते हैं और y इक्वल टू k भी एज्यूम कर सकते हैं, z इक्वल टू k भी एज्यूम कर सकते हैं। अपने कन्वीनियंस के लिए आप जो तीन वेरिएबल है उनमें से किसी एक वेरिएबल को हम पैरामीटर एज्यूम कर देते हैं, बाकी एनी टू इक्वेशन को लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा आप काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपका कैलकुलेशन बनेगा। तो मैं जो है z इक्वल टू k मान रहा हूं और फर्स्ट सेकंड को लेकर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। आप थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप y इक्वल टू k मान लीजिए, सेकंड थर्ड को लेकर सॉल्व कीजिए, तो जैसा आप मानेंगे उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन बनेगा। करना कुछ नहीं है, बस केवल कैलकुलेशन करना है, तो अपने कन्वीनियंस के लिए आप मान सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं चलूंगा, चलिए। तो मान लीजिए लेट अस एज्यूम दैट z is equal to k. We choose any two equation. We choose any two equation. We choose any ना देखिए, we choose two equation। मैं जो है चूज कर लिया दो इक्वेशन। कौन कौन से इक्वेशन चूज किया? x plus y माइनस z इज इक्वल टू 0 हो गया, और x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मानते हैं। पुटिंग z is equal to k in above equation we get z इक्वल टू इसमें रख दीजिए। जब रखेंगे तो क्या आएगा? x प्लस y माइनस k इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये बनाना केस, अब क्या करेंगे? k को पक्षांतर कर दीजिए, यानी k को ट्रांसफर कर दीजिए स्टूडेंट। ऐसे इसमें भी k को ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड में। ये माइनस के टाइम है स्टूडेंट, जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस k हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं प्लस k, और ऐसे इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो माइनस k हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, है ना, इसको सॉल्व कीजिए। अब इस पर ये दो वेरिएबल, ये कांस्टेंट है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट है। अब ये दो वेरिएबल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पर क्राइमर रूल अप्लाई कर दीजिए। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पर क्राइमर रूल अप्लाई कर दीजिए। जब अप्लाई करेंगे तो x का मान y का मान कैलकुलेट हो जाएगा। x का मान k पर डिपेंड करेगा, y का मान k पर डिपेंड करेगा। तो k के डिफरेंट मान पर x,
d1 अपान d इज इक्वल टू d1 कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट d1 का फर्स्ट कॉलम कांस्टेंट टर्म होता है, मैं बताया था क्रैमर रूल पर ना, तो फर्स्ट कॉलम कांस्टेंट टर्म कर दीजिए, यानी k माइनस k हो गया, और जो सेकेंड कॉलम होता है वो सेम होता है, d1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो गया अपान d x का गुणांक यानी 1 1 और 1 माइनस 2 1 माइनस 2 हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, जब सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या है, ये माइनस 2k और माइनस 2k प्लस k हो गया अपान माइनस 2 माइनस 1, सॉल्व करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस k अपान माइनस 3 which can be written as k by 3। तो x का मान देखिए कैलकुलेट में k by 3 हो गया, ऐसे ही y can also be calculated, क्या हो जाएगा d2 अपान d इज इक्वल टू d2 कैसे निकालेंगे, d2 का जो सेकंड कॉलम है स्टूडेंट वो कांस्टेंट टर्म होंगे, कांस्टेंट टर्म यानी जो इक्वेशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड ही ना कांस्टेंट टर्म है, वही d2 का सेकंड कॉलम होगा, तो क्या है सेकंड कॉलम k माइनस k हो जाएगा, k माइनस k होगा, और जो फर्स्ट कॉलम है स्टूडेंट 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा है ना, अपान और इसका जो है डिटरमिनेंट्स d यानी 1 1 1 माइनस 2 हो गया, इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट, जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा माइनस k अपान ये हो गया माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस k अपान माइनस 2 माइनस 1, this can be also simplified, we get minus 2k upon minus 3 is equal to 2k upon 3। ठीक है स्टूडेंट, देखिए x का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, k पर, y का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, k पर, और z इज इक्वल टू k मान z इज इक्वल टू k यूज किए हैं, तो z का भी मान k पर डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि के डिफरेंट मान पर x y z के डिफरेंट मान मिलेंगे और वो सभी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहते हैं, क्यों, क्योंकि x y z के डिफरेंट मान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस पे एनालिसिस किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हियर x is equal to k by 3, y is equal to 2k by 3, z is equal to k। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर different value of k, different value of x y z of 10. These types of solution are called, this type of solution are called infinitely many solution, infinitely many सॉल्यूशन, ये प्राप्त होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एक बार और ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए k के मान डिफरेंट लें, मान लीजिए मैं k इंटीजर ले रहा हूं, ठीक है ना, k हम इंटीजर ले रहा हूं, तो जैसे जैसे k का मान बदलेंगे वैसे वैसे x y z का भी मान बदलेगा,
इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड के डिफरेंट डिफरेंट मान मिलेंगे के डिफरेंट मान पर, के डिफरेंट मान पर एक्स वाई जेड के डिफरेंट मान मिलेंगे और वो सभी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा थोड़ा लॉजिकल चीज है, ये दिमाग में नहीं बैठता है जल्दी। आप ऐसे समझिए, जैसे जैसे हम के का मान बदलेंगे वैसे वैसे एक्स वाई जेड का मान मिलेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड किस पर डिपेंड कर रहा है, के पर डिपेंड कर रहा है। के को वैरी कराएंगे, एक्स वाई जेड वैरी करेगा। इसका मतलब यह होगा कि एक्स वाई जेड के डिफरेंट डिफरेंट मान मिलेंगे और एक्स वाई जेड पर डिफरेंट डिफरेंट जो मान मिलेंगे वो सभी मान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम आप और सॉल्व करें, बस आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।